नमस्कार। आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है मॉर्गन हाउसेल की काफी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मतलब धन का मनोविज्ञान। इससे निकले कुछ अहम सबक पर हम बात करेंगे। हमारे पास इस किताब का सार है और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई पैसे के मामले में हमारा बर्ताव वो हमारी समझ या ज्ञान से ज्यादा मायने क्यों रखता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी किताब के सबसे अहम और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार से। जरूर। कि वित्तीय सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने होशियार हैं या कितनी मुश्किल रणनीतियां जानते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप पैसे के साथ बर्ताव कैसा करते हैं। ये तो मतलब जो हम आमतौर पर सोचते हैं उसकी बिल्कुल उलट है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से ये पूरी बातचीत जो है वो दिलचस्प हो जाती है। हाउसेल का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि पैसा सिर्फ तर्क और गणित का खेल नहीं है। अच्छा, असल में ये भावनाओं का, हमारे जो पूर्वाग्रह होते हैं और मनोविज्ञान का खेल कहीं ज्यादा है। मतलब इमोशंस का खेल है। हाँ, आप दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले निवेशक हो सकते हैं, लेकिन अगर डर, लालच, अधीरता या फिर घमंड जैसी भावनाएं आप पर हावी हो जाएं, तो आपकी सारी होशियारी वो रखी की रखी रह सकती है। अरे हाँ, ये तो होता है। सोचिए ना, कितने ही बुद्धिमान लोग बाजार गिरने पर एकदम घबरा जाते हैं। हाँ, सब बेच देते हैं। सब बेच देते हैं, या जब बाजार तेज होता है तो जरूरत से ज्यादा जोखिम ले लेते हैं। हाँ हाँ। ये फैसले स्प्रेडशीट देखकर नहीं होते, ये भावनाओं के दबाव में लिए जाते हैं। ये बात तो है। मतलब सिर्फ आईक्यू काफी नहीं है, ईक्यू, वो इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, भावनात्मक समझ, वो ज्यादा जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। अच्छा चलिए, तो फिर इस किताब के पहले सबक पर आते हैं, किस्मत और जोखिम की भूमिका। हाँ, लक और रिस्क। हाउसेल कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, इसमें भाग्य का, सही समय पर सही जगह होने का भी बड़ा हाथ होता है। और साथ ही वो जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जिन्हें वो टेल इवेंट्स कहते हैं, टेल इवेंट्स, उनका नतीजों पर बहुत ज्यादा असर होता है। तो अगर किस्मत इतनी अहम है तो फिर मेहनत क्यों करें? मतलब क्या बस भाग्य के भरोसे बैठ जाएं? नहीं, देखिए, ये एक बहुत आम प्रतिक्रिया है, लेकिन हाउसेल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा। किस्मत की भूमिका को स्वीकार करने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि विनम्र होना है। विनम्र होना। हाँ, ये समझना कि आपकी सफलता या असफलता पूरी तरह से आपके काबू में नहीं है। ये आपको ज्यादा यथार्थवादी बनाता है। इससे आप अपनी सफलताओं पर जरूरत से ज्यादा घमंड नहीं करते, और दूसरों की असफलताओं को सिर्फ उनकी काबिलियत की कमी नहीं मानते। और जहां तक वो टेल इवेंट्स की बात है, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या .com बबल, हाँ, ये भले ही कम होती हैं, लेकिन निवेश के ज्यादातर बड़े मुनाफे या नुकसान इन्हीं की वजह से होते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि हम इन घटनाओं का अंदाजा नहीं लगा सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए होशियारी भविष्यवाणी करने की कोशिश में नहीं है, होशियारी है ऐसी अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहने में। मतलब अपनी जमा पूंजी को इस तरह से मैनेज करना कि आप किसी बड़े झटके को झेल सकें, वो ज्यादा जरूरी है। तो तैयारी भविष्यवाणी से बेहतर है, ये एक अहम पॉइंट है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी योजनाओं में थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए, गलती की गुंजाइश, मार्जिन फॉर एरर। हाँ। अच्छा, अब इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है, कभी पर्याप्त नहीं वाला। हाँ, ये भी बहुत अहम है। किताब चेतावनी देती है कि अगर हम ये तय नहीं करते कि हमारे लिए कितना काफी है, तो हम हमेशा और ज्यादा पाने की एक अंधीन दौड़ में फंसे रह सकते हैं। सही। और ये दौड़ न सिर्फ हमें दुखी बना सकती है, बल्कि खतरनाक वित्तीय फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकती है। ये और ज्यादा की चाहत आती कहाँ से आखिर? देखिए, ये कुछ हद तक तो मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। खासकर जब हम सामाजिक तुलना करते हैं, हम अक्सर अपनी दौलत को दूसरों के मुकाबले देखते हैं। हाँ, वो तो है। और हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा अमीर नजर आ ही जाता है। सही है। ये गोल पोस्ट को लगातार आगे खिसकाते रहने जैसा है। आप एक लक्ष्य पाते हैं और फिर तुरंत एक नया, उससे बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। हाउसलर कहते हैं कि ये बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये आपको जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है। जैसे अपनी इज्जत, अपनी आजादी, अपने परिवार की खुशी, सब कुछ दांव पर लगा देना सिर्फ उस और ज्यादा के लिए जिसकी शायद आपको जरूरत भी ना हो। बाप रे। तो पर्याप्त को परिभाषित करना ये एक मनोवैज्ञानिक चुनौती है, कोई गणित का सवाल नहीं। और यहीं पर वो अमीर होने और दौलतमंद होने का फर्क, हाँ बिल्कुल, समझना जरूरी हो जाता है। ये किताब का चौथा सबक है, रिच वर्सेस वेल्दी। हाँ, दौलतमंद होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपने समय और अपने विकल्पों पर नियंत्रण होना है।
क्या आप ये कह रहे हैं कि असली दौलत पैसे से मिलने वाली आज़ादी है? बिल्कुल। हाउसल के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा मूल्य, उसकी सबसे बड़ी कीमत यही है कि वो आपको नियंत्रण देता है। नियंत्रण। अपने समय पर नियंत्रण। यस। या आपको सुबह उठकर ये तय करने की आज़ादी देता है कि आप आज क्या करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं। ये है असली दौलत। वाह। ज्यादा आय होना आपको अमीर तो बना सकता है, लेकिन अगर वो आय आपकी जिंदगी को इस तरह बांध दे कि आपके पास कोई कंट्रोल ही न बचे, तो आप दौलतमंद नहीं हैं। सही। पर्याप्त को परिभाषित करना इसलिए जरूरी है ताकि आप उस पॉइंट को पहचान सकें जहां आप और ज्यादा की दौड़ छोड़ दें और उस आजादी का आनंद लेना शुरू कर सकें जो आपने कमाई है। यही छठा सबक भी है, स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। स्वतंत्रता, ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। पैसे को सिर्फ सामान खरीदने का साधन नहीं, बल्कि आजादी खरीदने के साधन के तौर पर देखना। बिल्कुल। अब आते हैं एक और बहुत मशहूर सिद्धांत पर, जिसे किताब तीसरा सबक बताती है, कंपाउंडिंग। हाँ, चक्रवृद्धि की ताकत। बताया गया है कि लंबे समय तक लगातार मिलने वाले छोटे छोटे लाभ मिलकर मतलब आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। हाँ, जादू की तरह। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर असलियत में इतना मुश्किल क्यों होता है? और हाँ, पांचवां सबक कहता है कि बचत करना निवेश चुनने की प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? क्या अच्छा निवेश चुनना ज्यादा जरूरी नहीं? देखिए, कंपाउंडिंग का जादू जो है ना, वो उसकी धीमी गति में छिपा है। अच्छा। और हमारा दिमाग अक्सर धीमी गति से होने वाले बदलावों को नजरअंदाज कर देता है। हाँ, हमें तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। हमें तुरंत नतीजे देखने की आदत होती है। चक्रवृद्धि ब्याज धैर्य मांगता है, सालों का, दशकों का धैर्य। ज्यादातर लोग या तो अधीर हो जाते हैं या फिर बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर बीच में ही निकल जाते हैं, प्रक्रिया को बीच में ही रोक देते हैं। और यहीं पर वो सातवां सबक काम आता है। व्यवहार गणित से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वही बात। हाँ, आप चक्रवृद्धि का फॉर्मूला समझ सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन अगर आप में डर या लालच को काबू में रखने का वो व्यवहारिक अनुशासन नहीं है, तो फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आप उसके फायदे नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल। और जहां तक बचत की बात है, हाँ, हाउसल का तर्क है कि आपकी बचत दर, मतलब आप अपनी आय का कितना हिस्सा बचाते हैं, वो आपके नियंत्रण में है। हाँ, वो तो है। जबकि निवेश पर मिलने वाला रिटर्न वो काफी हद तक बाजार और किस्मत पर निर्भर करता है। अच्छा। तो एक औसत रिटर्न के साथ लगातार ज्यादा बचत करने वाला व्यक्ति अक्सर उस व्यक्ति से बेहतर कर सकता है जो शानदार रिटर्न की तलाश में ज्यादा जोखिम लेता है और कम बचत करता है। बचत आपकी दौलत की नींव है, निवेश उसे बढ़ाने का जरिया है। नींव मजबूत होनी चाहिए। सही कहा। तो फिर से वही बात घूम फिर कर आ गई, व्यवहार ही कुंजी है। बिल्कुल। धैर्य रखना, लगातार बचत करना, भावनाओं में बहकर फैसले न लेना, ये सब सुनने में कितना आसान है। हाँ, पर करने में अनुशासन चाहिए। अच्छा, अब 9वें सबक पर आते हैं। वो कहता है, आप अकेले नहीं हैं। इसका मतलब है कि हर किसी के पैसे से जुड़े फैसले उनके निजी अनुभवों, उनकी परवरिश और जिस आर्थिक माहौल में वो बड़े हुए हैं उससे प्रभावित होते हैं। हाँ। तो मतलब कोई फैसला जो हमें मूर्खतापूर्ण लगे, हो सकता है उस व्यक्ति के लिए उसके अनुभवों के आधार पर बिल्कुल सही हो, तर्कसंगत हो। एकदम सही। ये सबक हमें सिखाता है वित्तीय सहानुभूति, फाइनेंशियल एम्पैथी। अच्छा, एम्पैथी। हम अक्सर दूसरों के वित्तीय फैसलों को अपनी नजर से देखते हैं और उन्हें जज करने लगते हैं। हाँ, करते हैं। कोई लॉटरी टिकट क्यों खरीदता है? कोई स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगाता? कोई अपनी सारी बचत सोने में क्यों रखता है? हाउसल कहते हैं कि इन सवालों के जवाब अक्सर उस व्यक्ति के अतीत के अनुभवों में छिपे होते हैं। जैसे? जिसने गरीबी देखी हो, उसके लिए लॉटरी टिकट शायद उम्मीद खरीदने का एक तरीका हो। जिसने 1929 की महामंदी या 2008 का संकट झेला हो, वो शायद स्टॉक मार्केट पर भरोसा ही ना करे। बात तो सही है। तो ये समझना कि हर किसी का पैसे के साथ रिश्ता अनोखा है और उनके व्यक्तिगत इतिहास से जुड़ा है, ये हमें दूसरों के प्रति ज्यादा समझदार और कम आलोचनात्मक बनाता है। हाँ, और शायद अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने में भी मदद करता है। बिल्कुल, अपने खुद के बायस भी समझ आते हैं। वित्तीय सहानुभूति, ये एक बहुत जरूरी नजरिया है, खासकर आज के दुनिया में जहां हम कितनी आसानी से दूसरों को ऑनलाइन जज कर लेते हैं। सही कहा। अच्छा, अब हम लगभग आखिर में पहुंच रहे हैं। 10वां सबक है पैसा और खुशी का रिश्ता। हाँ, मनी एंड हैप्पीनेस। किताब कहती है कि पैसा एक हद तक तो खुशी जरूर बढ़ाता है, खासकर जब वो बुनियादी जरूरतें पूरी करता है, सुरक्षा देता है। लेकिन उसके बाद पैसे का खुशी पर असर कम होता जाता है।
एक बार जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, हाँ। तो ज्यादा पैसा अपने आप में ज्यादा खुशी नहीं लाता। अच्छा। तब खुशी के लिए दूसरी चीजें ज्यादा मायने रखने लगती हैं, जैसे अच्छे रिश्ते, अपने काम में या जीवन में उद्देश्य का एहसास, अच्छा स्वास्थ्य, और जैसा हमने पहले भी कहा, अपने समय पर नियंत्रण यानी आजादी। हाँ, आजादी। पैसा इन चीजों को पाने में एक साधन हो सकता है, लेकिन पैसा खुद इन चीजों का विकल्प नहीं बन सकता। ये फिर से उसी बात पर जोर देता है कि दौलत जमा करने का लक्ष्य सिर्फ नंबर बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा स्वतंत्र और संतोषजनक जीवन जीना होना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसे के खेल में दिमाग से ज्यादा दिल, बिल्कुल, या कहें कि व्यवहार का रोल है। हाँ। और कितना काफी है, ये जानना शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो कुछ मुख्य बातें ये हैं। बताइए। 1. व्यवहार ही सब कुछ है। आपकी भावनाएं और आदतें आपके ज्ञान से ज्यादा जरूरी हैं। ठीक। 2. पर्याप्त को परिभाषित करें। उस अंतहीन दौर से बचने के लिए और संतुष्टि पाने के लिए अपनी जरूरत की सीमा तय करें। जरूरी है। 3. स्वतंत्रता को महत्व दें। पैसे का असली मूल्य नियंत्रण और आजादी खरीदना है। हाँ। 4. कंपाउंडिंग का जादू धैर्य से चलता है। लंबे समय तक टिके रहना सबसे जरूरी है। टिके रहना। विनम्र रहें और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ठीक है। 7. हर किसी का संदर्भ अलग है। वित्तीय सहानुभूति रखें। बिल्कुल। और 8. पैसा खुशी का साधन है, खुद लक्ष्य नहीं। बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद दूसरी चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। ये एक शानदार सारांश है। मॉर्गन हाउसेल की धन का मनोविज्ञान हमें यही याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये इंसानी व्यवहार की एक बहुत ही जटिल कहानी है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। क्योंकि हमने देखा कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता इतना व्यक्तिगत है, इतना व्यवहार पर आधारित है, तो जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक गैर वित्तीय आदत या कौशल हो सकता है जिसे विकसित करने से आपकी वित्तीय भलाई में अप्रत्याशित रूप से सुधार हो सकता है। अच्छा, गैर वित्तीय आदत। हाँ, मिसाल के तौर पर क्या जीवन के दूसरे हिस्सों में ज्यादा धैर्य रखना सीखने से आपको निवेश में टिके रहने में मदद मिल सकती है? हो सकता है। या क्या रिश्तों में या अपने शौक में पर्याप्त में संतुष्ट होना सीखने से आपको वित्तीय लक्ष्यों में भी वही संतुष्टि पाने में मदद मिल सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार कीजिएगा।